Assalamu alaikum. क्या हाल है बेटा आप लोग? Hope you are doing well. Welcome to Physics Verse. So today we have a paper that we'll be solving. This is October-November 2025 P21 IGCSE and इसके अंदर कुछ सवाल हैं जो कि टेक्निकल चैलेंजिंग क्वेश्चन है. Let's move to the class. तो हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2025 P21 45 मिनट्स का पेपर है IGCSE. Make sure you answer all the marks in the all the questions answers in the bubble sheet answer sheet. 40 MCQs हैं, ऑल मस्ट बी आंसर्ड. 40 मार्क्स का पेपर है. बिफोर द पेपर ये इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से पढ़ लिएगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम पेपर में कम से कम लगे. मतलब अभी पेपर से पहले 2-4 दिन पहले इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा. 16 पेजेस है. मेक श्योर कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो. अगर ऐसा है तो इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें. ओके बेटा, यू आर स्टार्टिंग दिस पेपर एट 3:04. ठीक है, क्या सवाल कह रहे हैं? The student determine the diameter of the metal ball. Okay, which apparatus is needed to get the accurate measurements? तो diameter के लिए हमें ruler तो नहीं चाहिए, ठीक है, and ruler इस केस में चाहिए होगा जब हम लोग कैलिपर मेथड फॉलो कर रहे होंगे. ठीक है बेटा, तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं और इसके दोनों तरफ हम वुडन ब्लॉक या सेट स्क्वायर प्लेस कर दें, देन वी नीड अ रूलर. ठीक है बेटा, रूलर ओनली तो पॉसिबल नहीं है. सिर्फ रूलर के बगैर साथ काम नहीं होगा. प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ सकती है, रूलर एंड 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक. यस, ठीक है बेटा, तो दैट विल बी द डायमीटर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. एथलीट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 88 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स. सही बेटा, एंड देन 6 मीटर पर सेकंड फॉर 12 सेकंड्स. तो दोनों सिनेरियोज का हम डिस्टेंस निकालते हैं. तो यहाँ पे एथलीट साहब ने क्या काम किया है? डिस्टेंस होगा बेटा स्पीड इंटू टाइम. स्पीड है 8, टाइम है 10. आंसर क्या आ गया हमारे पास? 80 मीटर्स. और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड है 6 एंड टाइम है 12, तो आंसर आ जाएगा 72 आई गेस. ठीक है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड हमारे पास होगी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है बेटा 80 प्लस 72. टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 प्लस 12. ठीक है बेटा, तो लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है हमारे पास. 72 प्लस 80 एंड 10 प्लस 12 22. 6.9. अच्छा, वैसे आंसर तक पहुंचना ही नहीं था हमें डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज बतानी थी. तो 80 हमारे पास आया है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 से. ठीक है बेटा, एंड 72 हमारे पास आया है बेटा 6 मल्टीप्लाई बाई 12 से, और नीचे क्या हो रहा है? 22. ठीक है बेटा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 सही है, 6 मल्टीप्लाई बाई 12 22, बी आंसर. नेक्स्ट, अ पीस ऑफ पेपर torn out of an exercise book. सही है बेटा. Describe how massive object falls affect the space around it. Okay, including the size and direction of the force it would exert on each object placed in that space. तो I guess ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात होगी. तो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मैथ दूसरे मैथ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है. ठीक है, एंड ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का डिस्कशन है. ठीक है, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड. नेक्स्ट, डायग्राम शोज वन लिक्विड फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ अदर लिक्विड. ओके बेटा, वन लिक्विड फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ अदर लिक्विड. तो ये वाला लिक्विड हमारे पास लेस डेंस होगा. ठीक है बेटा, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई लिक्विड पी फ्लोट ऑन टॉप ऑफ लिक्विड क्यू. सही बेटा, तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा हमारे पास डिस्कशन? ओके, mass of liquid Q is greater than mass of liquid P. नहीं बेटा, अगर mass greater है लिक्विड Q का लिक्विड P के मुकाबले में हो सकता है, बट हमें कुछ कंपैरिजन चाहिए. वॉल्यूम के बारे में बात तो करें, अगर mass की बात कर रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम फिक्स्ड करें. मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप कंपेयर करते हो दो चीज़ों को, यू हैव टू सेट सम कांस्टेंट पैरामीटर. तो यहाँ पे
मास की बात तो कर रहे हैं, बट एट विच वॉल्यूम, ये तो बताएं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर दोनों का वॉल्यूम है तो मास ऑफ लिक्विड क्यू ज़्यादा है मास ऑफ लिक्विड पी के मुकाबले में, तब हम बोलेंगे लिक्विड इज मोर डेंस। ठीक है बेटा। नाउ मास ऑफ लिक्विड 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट पैरामीटर कह दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड क्यू का मास ग्रेटर है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड पी। जब दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो मास ऑफ लिक्विड क्यू ज्यादा है, सही बात है। लिक्विड क्यू नीचे है तो लिक्विड हमारे पास क्या है बेटा, डेंसर है। ठीक है, एंड डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, वी नो दैट। तो अगर सेम वॉल्यूम पे हमारे पास क्यू का मास ज्यादा है तो क्यू की डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज वाई वो नीचे है। ठीक है बेटा, तो बी आंसर है हमारे पास। लिक्विड क्यू इज ग्रेटर, वही वाली बात यहाँ पे कांस्टेंट पैरामीटर नहीं बताया, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड क्यू इज ग्रेटर देन द 1 ग्राम ऑफ लिक्विड पी। तो बेटा अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी तो क्यू की कम होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट के, व्हाट इज द पॉसिबल यूनिट ऑफ के? बेटा के होता है एफ अपॉन एक्स, यानी न्यूटन पर मीटर इसके यूनिट होने चाहिए, तो न्यूटन पर मीटर सी आंसर है। ठीक है। Which statement about the moment of force is not correct? ठीक है बेटा, moment of force के बारे में बात कर रहे हैं। If an object is balanced about a pivot, the resultant moment on the object must be zero, ये सही बात है। Moment of a force is the measure of turning effect, ये भी सही बात है। Moment of force equals to force into perpendicular distance, सही बात है। तीनों बातें सही है। डी को देखो, moment of force about the point increases when the perpendicular distance decreases, बेटा हमने तो पढ़ा है मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मींस ये बात गलत है, नॉट करेक्ट पूछा था, डी आंसर है। मोमेंटम ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन दिस मच टाइम, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बेटा मोमेंटम 15,000 हो गया है 10,000 से, तो यानी हमारे पास चेंज आ रहा है 5,000 डिवाइड बाय सॉरी 8, तो 625, जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर पे हमारे पास 630 न्यूटन हो जाएगा। A machine is very efficient. Okay. What does this mean? इसका मतलब क्या है, मशीन बहुत एफिशिएंट है? तो मशीन एफिशिएंट वो होती है जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट करे एंड मैक्सिमम को यूजफुल पावर आउटपुट या एनर्जी आउटपुट में कन्वर्ट करे। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर आउटपुट, it uses very little energy, it wastes very little energy, this is the most sensible answer. Okay, diagram shows conical flask containing water. Diagram 1 में, diagram 2 shows beaker of the same base area as the flask containing water of same depth D। सही है बेटा। सो क्या बोल रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बेटा मेरी एक बात सुनो, जब आप लिक्विड की बात कर रहे होते हैं ना तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स होता है रो जी एच, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। ठीक है बेटा, देखो दोनों की डेप्थ सेम है। ठीक है, डेप्थ ऑफ डायग्राम 1 इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ डायग्राम 2, जहां पे रखी हुई है वो जगह भी सेम है, वो उनकी ग्रेविटी भी सेम है। ठीक है, और सेम वाटर है तो तीनों दोनों की डेंसिटी भी सेम है, इसका मतलब तीनों ही फैक्टर दोनों के ऊपर सेम अप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर एक्स पे और पी पे बराबर होगा। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट पी है, दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर हमारे पास बराबर होगा। ठीक है, a flask with tight fitting stopper contains gas. The flask and gas are initially at room temperature. The flask and gas are cooled. Okay. Which will describe the average speed? बेटा टेम्परेचर अगर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो उसने बोला फ्लास्क कूल्ड हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी स्पीड डिक्रीज होगी, तो एवरेज स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल डिक्रीजेज। ठीक है, एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, तो बेटा पार्टिकल कम टकराएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, ये आंसर है। Brownian motion is a random movement of microscopic particles in a liquid or gas. Which statement about Brownian motion is correct? Okay, तो Brownian motion के बारे में बात हो रही है, देखते हैं। Brownian motion only occurs when the liquid or gas is heated. नहीं, तो अगर आपने नोट किया हो, जब हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने स्मोक पार्टिकल्स की मदद से वर्किंग की थी। ठीक है बेटा, और अब सॉलिड के पार्टिकल को भी हीटअप करेंगे तो उनकी भी वाइब्रेशन जो है वो विग्रस हो जाती है। ठीक है, हैवियर पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। नहीं बेटा, हैवियर पार्टिकल ही तो दिखे थे, हम एयर पार्टिकल्स तो नहीं देख सकते। हम तो कार्बन के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल्स को देखकर बता रहे थे कि पार्टिकल्स ऑफ एयर किस तरह मूव कर रहे होंगे, क्योंकि कार्बन के पार्टिकल्स को एयर के पार्टिकल ही तो मूव करवा रहे थे ब्राउनियन मोशन में। सही बेटा, मच लाइटर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, यानी एयर के पार्टिकल्स की बात हो रही है। विद माइक्रोस्कोपिक, कोलाइड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सही बेटा, लाइट पार्टिकल हम नहीं देख पाएंगे, हम सिर्फ सॉलिड या फिर हैवी पार्टिकल देख पाएंगे विच वर ब्लैक इन कलर। Microscopic particles move to avoid the fast moving liquid and gas molecule. नहीं बेटा, तो सी आंसर है। The distance between the two electrical pylons is 60 मीटर। पाइलन्स आई थिंक हमारे पास यहाँ पर पोल्स को कह रहे हैं, तो एक पोल हमारे पास ये है, एक पोल हमारे पास ये है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है हमारे पास 60 मीटर। ठीक है, तो दो पाइलन्स, दो पोल्स के दरमियान डिस्टेंस बताया 60 मीटर। A cable connect the two pylons is 62 मीटर इन लेंथ। तो केबल कैसे कनेक्ट हुई होगी बेटा हमारे पास, थोड़े से कर्ल में। ठीक है बेटा, वाई, बिकॉज सर्दियां पड़े तो थर्मल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से टूट ना जाए, इसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस हो। तो केबल की लेंथ हमारे पास है 62 मीटर। वाई द केबल इज लॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पाइलन्स। तो इसका जवाब हमारे पास क्या है बेटा, टू अलाउ फॉर द कॉन्ट्रेक्शन इन कोल्ड वेदर। इजी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं बेटा हमारे पास, glass beaker contains mass of 0.2 kg at 20 degree Celsius. Specific capacity of water is this. ठीक है, brass block of mass this, temperature this, is the block is carefully lowered into a beaker. ओके बेटा, तो अब जरा गौर से सुनो। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ग्लास बीकर के अंदर पानी मौजूद है, तो पानी हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडी। ठीक है, लेट मी शो इट विद ब्लू कलर, साइकोलॉजिकली कोल्ड बॉडी है। एंड हमारे पास जो ब्रास ब्लॉक है वो हॉट बॉडी है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं एक बीकर के अंदर पानी रखूं, जिसके अंदर हमारे पास हम प्लेस कर देते हैं एक ब्रास ब्लॉक जो कि हॉट है। ठीक है, ये आ गया ब्रास ब्लॉक, तो क्या होगा बेटा, इट विल लूज इट्स हीट एनर्जी टू वाटर, जिससे क्या होगा, ब्रास का टेम्परेचर कम होगा और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। कब तक, until both reach thermal equilibrium। ठीक है बेटा, ओके, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ वाटर एंड ब्रास इज 30 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा दोनों का फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर है वाटर का और ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है ब्रास का। सही है बेटा, what is the effective capacity of the brass? Assume that no water is lost, no thermal energy is being transferred to the beaker। मतलब बोल रहे हैं सारी की सारी हीट एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रास टू द वाटर हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। तो बेटा देखो, इसकी मैं कहानी कैसे लेके चलूंगा, हीट लॉस बराबर है हीट गेन। तो बेटा कौन हीट लॉस कर रहा है, हमारे पास ब्रास। ठीक है बेटा, तो एम सी डेल्टा थीटा फॉर ब्रास इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा फॉर वाटर। सही है बेटा, तो मास ऑफ ब्रास क्या था हमारे पास, 0.15। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ब्रास हमें निकालनी है और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ब्रास क्या है बेटा, इनिशियली ब्रास हमारे पास 170 पे था और फिर फाइनल कितना टेम्परेचर हो गया हमारे पास, 30। देन मास ऑफ वाटर है 0.2, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर, पहले वाटर था
20 पे अब 30 पे हो गया, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होगा? 30 माइनस 20। ठीक है, लेट्स सॉल्व द राइट हैंड साइड। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 20 10 आएगा। तो 8400 हमारे पास राइट हैंड साइड आ रहा है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वर्किंग है बेटा? 130 माइनस 170 माइनस 30 140 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.15 21। ये जो भी वैल्यू आई है इसे मैंने डिवाइड करवा दिया। 8400 divided by 21, we are getting an answer of 400 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। सही बेटा, तो 13 हमारे पास आंसर बन रहा है ए। ठीक है, तो बहुत इजी था, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन से हमें से करना था। ओके, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द कन्वेक्शन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। सही बेटा, कन्वेक्शन के बारे में बात हो रही है। इट enables वाटर इन अ पैन ऑन अ कुकर टू गेट इवनली हीटेड। वाटर इन अ पैन, तो ये तो कंडक्शन की बात हो रही है। इट हैपेंस इन लिक्विड एंड गैसेस। एक मिनट, इट हैपेंस, इट enables वाटर इन अ पैन ऑन अ कुकर। अच्छा अच्छा, हॉट वाटर राइजेस, कोल्ड वाटर सिंक until thermal equilibrium is established। ये सिर्फ लिक्विड एंड गैसेस में होती है। सही है बेटा। इट अकर्स बिकॉज कूलर लिक्विड राइज अबव द वार्मर लिक्विड। नहीं बेटा, ये गलत बात है। हॉटर लिक्विड राइज होते हैं बिकॉज दे आर लेस डेंस। इट अकर्स बिकॉज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन इट इज हीटेड। नहीं बेटा, इट डिक्रीजेस। सी रॉन्ग है। Iron is a better thermal conductor than rubber. Which statement explains this? What is so special about iron that it contains free electron? सही बेटा, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे टारगेट करना। Electrons in an iron can move from one part to another. Electron in rubber cannot move this way। ये आंसर है। इलेक्ट्रॉन इन आयरन, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं करते बेटा। पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे एंड पॉजिटिव पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, तो ये आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, टू मेटल कैन्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट वन हैज shiny silver outer surface and the other has dull black. Each have the same amount of hot water at same temperature. Both are in vacuum in the darkness of outer space, मतलब स्पेस में रखा हुआ है दोनों को। How does the temperature of water in each one changes? बेटा, black is the good absorber as well as emitter of heat। तो वो कंटेनर जिसके अंदर पानी है और वो ब्लैक कलर का है, वो ज़्यादा जल्दी अपनी हीट एनर्जी रेडिएट करेगा टू द सराउंडिंग और ज़्यादा जल्दी कूल डाउन होगा। सही बेटा, तो देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, गलत बात। वाटर इन द ब्लैक कैन कूल्स मोर स्लोली, नो। वाटर इन द सिल्वर कैन कूल्स मोर स्लोली देन ब्लैक कैन, सही बात है। दे बोथ कूल एट द सेम रेट, नो। तो वाटर ब्लैक कैन का जल्दी ठंडा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द सिल्वर कैन। रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर 35 डिग्री। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सरफेस ऑफ द मिरर के दरमियान बता रहे हैं एंगल है कितना? 35 डिग्री। यानी ये एंगल बता रहे हैं हमारे पास 35 डिग्री। whenever you get confused, the easiest way is you draw the diagram। ठीक है बेटा, क्योंकि डायग्राम बहुत बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बता सकती है। तो मुझे जो गिवन एंगल दिया है वो 35 ये दिया है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास? ये वाला। 90 माइनस 35 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 55। ठीक है बेटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 55 है। नहीं बेटा, यस, नो, नो। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है बेटा, तो 17 बी। Parallel waves in a ripple tank are deflected as they pass through the gap. Three changes can be made to this arrangement. Which changes which cause the shape of deflected wave to be less curved? यानी हम लोग प्लेन वेव फ्रंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो बेटा हमें क्या करना होगा? हमें वेवलेंथ को कम करना होगा स्लिट गैप के मुकाबले में। ठीक है, स्लिट गैप ग्रेटर होना चाहिए। डिक्रीज द वेवलेंथ, यस। इंक्रीज द एम्पलीट्यूड will not make any change on the shape of the deflected waves। Decrease the साइज ऑफ द गैप, नो बेटा, ये तो बढ़ाना है हमें। सही बेटा, तो हमारे पास साइज ऑफ द गैप ज्यादा होना चाहिए। यानी सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास करेक्ट साबित हो रहा है, विच इज ऑप्शन सी। बीम ऑफ लाइट passes through vacuum and then enters
and a transparent liquid. The diagram shows the path it takes. Light travels through vacuum at a speed this. What is the speed of light? अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला है n इक्वल टू साइन एंगल I ओवर साइन एंगल R. ठीक है, इससे हम n निकालेंगे. लेट्स फाइंड आउट n फर्स्ट. साइन 40 ओवर साइन 25. 1.52 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया. ठीक है, नाउ एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है c ओवर v. तो v क्या हो जाएगा? c ओवर n. 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 1.52, डिवाइड करवा देंगे. तो बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 1.97 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 1.97 एक्सपोनेंट 8, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1.97 ना, ये हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल बनकर आ रहा है 2.0 के. ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? बी. तो 1.9 एक्सपोनेंट 8 एंड बहुत माइन्यूट सा फर्क है, लेकिन इस तरीके से हम इसे डील करेंगे. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेटमेंट अबाउट थिन कन्वर्जिंग लेंस इज करेक्ट? All rays of light are refracted by the lens pass through the principal focus. नहीं बेटा, ये वाला सिनेरियो हमारे पास करेक्ट नहीं होगा. क्यों बेटा? तमाम रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं होती, सिर्फ वो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है. लेट मी रिकॉल, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, तो ये 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 सारी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. ठीक है बेटा, जो सिर्फ पैरेलल होंगी. तो रॉन्ग. ऑल इनिशियल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, हाँ बेटा, आर रिफ्रैक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. वही वाली बात जो अभी मैं बता रहा था, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वही प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट से पास होंगी. डायग्राम शोज टू नैरो मिरर्स, टू नैरो बीम ऑफ लाइट P and Q passing through the same prism. अच्छा जी, beam P and Q are both incident on the same point of the prism at the same angle. Which row correctly compares P and Q? बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? डिस्पर्जन. P क्या कर रही है बेटा? डिस्पर्जन कहाँ पर हो रही है? P पे. क्योंकि P पे देखें हमारे पास रेज ऑफ लाइट स्कैटर हो रही हैं, अपने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रही हैं. ठीक है बेटा, जबकि Q ऐसा नहीं कर रही, तो Q मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर लाइट है. ठीक है बेटा, तो Q is monochromatic. P is white light while Q is monochromatic. P is white light, Q is monochromatic. यानी हमारे पास आंसर बन रहा है D. Okay. Ultraviolet radiation and infrared are both parts of electromagnetic spectrum. क्या होता है बेटा हमारे पास? अगर मैं बताऊं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है. और ये स्पेक्ट्रम मैंने कैसे बनाया? इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ. यानी यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. ठीक है बेटा, हाउ दे डिफर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. ओके बेटा, तो हम किन दो की बात कर रहे हैं? हम इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट की बात कर रहे हैं. तो बेटा इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, और अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. नहीं बेटा, अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट हमारे पास लेसर वेवलेंथ रखती है, शॉर्टर वेवलेंथ. ठीक है, एंड इंफ्रारेड हमारे पास लेसर फ्रीक्वेंसी रखती है, लोअर फ्रीक्वेंसी देन अल्ट्रावायलेट. तो हमारे पास आंसर बनेगा डी. क्वेश्चन नंबर 23. A police car with its siren sounding stationary in a heavy traffic. Pedestrian notices that although the loudness of the sound produced does not change, pitch varies. हम अच्छी तरह जानते हैं पिच का ताल्लुक किससे होता है? फ्रीक्वेंसी से. एंड पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. सही बेटा. विच रो डिस्क्राइब द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस. तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो लाउडनेस हमारे पास कांस्टेंट है. जबकि
पिच वेरी कर रही है तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही होगी, बी आंसर। Diagram shows part of the magnetic field around two magnets. सही बेटा. Which list gives the order of magnetic field strength at position PQR? तो बेटा P तो पोल है, यहाँ पे weakest to strongest मांग रहे हैं, तो P सबसे एंड में आना चाहिए क्योंकि P सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो P सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, एक ही ऑप्शन बन रहा है इसका, ठीक है। सबसे मिनिमम कहाँ पे होगा, R पे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है, एंड देन Q, तो डी आंसर है हमारे पास। A fully charged battery stores charge of 18,000 coulomb. The battery is charged with a current of 830 milliampere. Okay. How long does it take for battery to fully discharge? मतलब सारा का सारा चार्ज बैटरी लूज कर दे, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो बेटा फॉर्मूला है हमारे पास Q इक्वल्स टू आई टी, टी हो जाएगा Q अपॉन आई। चार्ज है 18,000 एंड करंट है 830, बेटा मिली क्या होता है, एक्सपोनेंट -3, यानी we have 18,000 divided by 830 exponent -3. Okay, 2168.6.7 seconds. But the answer we have either in minutes or hours. तो एक काम करते हैं, इसको 60 से डिवाइड करते हैं ताकि हम मिनट्स में वर्किंग देखें। बेटा 361.44 मिनट, नहीं आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको 60 से और डिवाइड करेंगे ताकि आवर्स में वर्किंग देखें। 6.02 hours and we have an answer D। ठीक है बेटा, that's how we solved this MCQ। आगे बढ़ते हैं। What is the definition of EMF? तो EMF की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट, ये आंसर है बेटा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट चार्ज राउंड द कंप्लीट सर्किट। यहाँ पे थ्रू अ कंपोनेंट बात कर रहे हैं, ये तो पीडी की बात हो रही है, ठीक है बेटा, मैकेनिकल वर्क डन की बात नहीं होगी। सेल passes current of 2 ampere for 30 seconds. In this time, cell transfers 120 joules of energy. What is the EMF? तो बेटा EMF निकालने के लिए हमारे पास तरीकेकार क्या है, EMF का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पहले इन दोनों की मदद से चार्ज निकालो, करंट है 2, टाइम है 30, तो 60 कूलम का चार्ज है। 120 डिवाइड बाय 60 करेंगे बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट। सही बेटा, ये आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। डायग्राम शोज टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज टू अ पावर सप्लाई। द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 3 वोल्ट, यानी यहाँ पे रीडिंग है 3 वोल्ट, ठीक है। When the switch is closed, what is the resistance of R? बेटा ये तो पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट बना हुआ है हमारे पास। तो पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता था, वोल्टेज आउटपुट इक्वल टू वोल्टेज इनपुट, डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टर्स का सम, और जिसके अक्रॉस आउटपुट निकालना है वो ऊपर, ठीक है बेटा। तो वोल्टेज आउटपुट पता है, वोल्टेज इनपुट भी पता है, डिनोमिनेटर में दोनों का सम 6 प्लस आर, और जिसके अक्रॉस आउटपुट निकालना है वो ऊपर। सही बेटा, तो 3 को 6 प्लस आर से मल्टीप्लाई करवा दो और ये 12 आर हो गया। बेटा ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 18 प्लस 3 आर इक्वल्स टू 12 आर। तो 18 ऐसे ही रहा, 12 आर माइनस 3 आर हो जाएगा, यानी 18 इक्वल्स टू 9 आर, आर हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 9, 2, डी आंसर है। Lamps connected in series or parallel to a power supply. What is the advantage of connecting lamps in parallel rather than series? बेटा फायदा क्या है लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट करने का, अगर कोई एक लैंप खराब हो जाए बाकी काम करते रहते हैं। सही बेटा, आप इनको इंडिविजुअली स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल लैंप्स कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ यूजिंग द सेम स्विच, ये तो सीरीज में होगा, ऐसा स्विच तब होगा। प्योर लैंप्स कनेक्ट फ्यूअर कनेक्टिंग लीड्स आर नीडेड, नहीं बेटा पैरेलल में तो ज़्यादा तार चाहिए होता है, ठीक है।
सीरीज में तो कम लेंथ ऑफ द वायर चाहिए होती। व्हेन वन लैम्प स्टॉप्स वर्किंग अदर में कंटिन्यू टू वर्क, दिस इज द करेक्ट आंसर। पावर पैरेलल में करंट बढ़ता है क्योंकि हर कंपोनेंट को अपना करंट चाहिए होता है, तो पावर बढ़ जाती है, तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ बेटा, lamp on a bicycle are powered by simple electric generator. Permanent magnet rotates around a stationary coil of wire wound on iron core. Which statement is correct? अच्छा जी, तो हमसे क्या बोल रहे हैं? करंट इन द लैम्प डिक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज। नहीं बेटा, हमने तो पढ़ा है स्पीड बढ़ती है तो ईएमएफ बढ़ती है, ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। रॉन्ग। करंट इन द लैम्प डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नेट इज रिप्लेस्ड विद a stronger magnet. Wrong. Output EMF will be higher if the gap between the magnet of the coil is bigger. कॉयल जितना करीब होगा मैग्नेट के उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, उतना ईएमएफ जनरेट होगा। आउटपुट ईएमएफ विल बी हायर इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ टर्न्स। यस। Current carrying coil placed in a magnetic field between the poles of a two magnet experiences turning effect. What change would decrease the turning effect? Okay, decreasing the distance between the magnets. ये तो मैग्नेट और कॉइल में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट बिल्डअप होगा, उसने डिक्रीज बोला है। ठीक है, इंक्रीजिंग द करंट ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट चेंज होगा, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यस दिस विल डिक्रीज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द कॉइल। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमारे से क्या बात हो रही है? बोल रहा है केबल ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर from output of the transformer at the power station to the input of another transformer at the power station. तो मैंने आपको बताया था जस्ट आफ्टर द पावर स्टेशन हमारे पास कौन सा होता है बेटा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा, यही आउटपुट यहाँ पे इनपुट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है बेटा, तो पहले ट्रांसफार्मर का आउटपुट दूसरे ट्रांसफार्मर के इनपुट के तौर पे वर्क कर रहा है। पावर एट द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर एट द पावर स्टेशन इज 400 मेगावाट। ओके बेटा, पावर स्टेशन पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसकी पावर आउटपुट है 400 मेगावाट। सही है बेटा। Which situation delivers most power to the input of the transformer at the substation? तो बेटा इनपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर, बेटा मैंने आपको बताया था पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास बेटा जो पावर लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं पावर लॉस कम से कम हो तो हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस एट द पावर स्टेशन ट्रांसफार्मर। तो बेटा ये तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का पावर आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा? एट पावर स्टेशन इट्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, और तो पावर वोल्टेज आउटपुट होगा पीडी आउटपुट इज ग्रेटर, तो इसी वजह से मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। सही बेटा। दूसरी बात बोल रहे हैं डायमीटर ऑफ द केबल। तो बेटा अगर मैं इन दो बातों को कंपेयर करूं, पावर लॉस और आर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर लॉस कम होगा। ठीक है बेटा, तो डायमीटर ज्यादा तो बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस कम तो पावर लॉस कम होगा। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे पास डायमीटर ऑफ द केबल कम। ठीक है बेटा, एक मिनट, डायमीटर ऑफ द केबल कम होगा, हम चाहते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाए। ओके, तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा ना, सॉरी मैं रेजिस्टेंस से रेडियस से कंफ्यूज हो गया, तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा तो एरिया लार्जर होगा, तो हमारे पास हमने एरिया बढ़ाया है यानी डायमीटर ऑफ द केबल बढ़ गया है। ठीक है, तो ग्रेटर डायमीटर मींस लेसर रेजिस्टेंस।
लेसर रेजिस्टेंस मीन्स लेसर पावर लॉस। सी आंसर है हमारे पास। ओके, this one is an isotope of plutonium, can absorb a neutron and then split into two nuclei. Two nuclei formed are gold and phosphorus. Neutrons are also released. What is the number of neutrons? Beta, let's make our equation. Plutonium 94 239 absorbs a neutron. So it becomes an unknown, क्या कहते हैं, एलिमेंट जिसका प्रोटॉन नंबर 94 ही रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन नंबर 240 हो जाएगा। बेटा अब इसमें से एक बना है गोल्ड 79 207 और दूसरा बना है फॉस्फोरस 1531। मैंने आपको क्या बताया, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियॉन नंबर बैलेंस होते हैं। तो ये 94 है, क्या ये 94 बन रहा है? हाँ सही बेटा। तो हमारे पास ये वैल्यू अगर 94 है तो ये पूरी वैल्यू भी 94 बन रही है। सही है। अब ऊपर देखो, ये है हमारे पास 240, क्या ये 240 बन रहा है? आई थिंक ये बन रहा है 238, 207 प्लस 31, यस 238। तो कितने की कमी है बेटा? 2 की कमी है। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन होता है ऐसा, तो 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो 2 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड। 3 statements about alpha, beta are listed. Magnitude on the charge of alpha is twice than beta. Yes, alpha के पास 2 प्रोटॉन होते हैं and beta के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। Mass of alpha is large compared with the mass of beta. सही बात है। Kinetic energy of alpha is so small compared to the kinetic energy of beta. So kinetic energy के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बहुत कम होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा के मुकाबले में नहीं। तो हमारे पास अल्फा का मास बहुत है। सही बेटा। तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये बात गलत होगी। तो हमारे पास 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है बेटा। तो ना बेटा अब हमसे क्या बात हो रही है? बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। सही। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन हाउ बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम एन एटम? सही बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब बीटा इलेक्ट्रॉन डीके होता है तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन अपने आप को ब्रेक कर देता है। किसमें बेटा? प्रोटॉन में एंड बीटा इलेक्ट्रॉन में। सही बेटा। ये मैंने आपको एक्चुअल तरीकेकार बताया था। सही बेटा। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड एज बीटा पार्टिकल फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड एज बीटा पार्टिकल फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा। तो बोल रहा है पहले ऑप्शन में बीटा पार्टिकल निकल रहा है क्योंकि इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरे में बोला बीटा पार्टिकल इसलिए निकल रहा है क्योंकि आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसा तो नहीं हो रहा है, मैंने ऊपर आपको कहानी बताई है। न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है कि न्यूट्रॉन हमारे पास बीटा पार्टिकल और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है बेटा। Which property of a radioisotope have its radiation to make suitable to kill bacteria in food? सही बेटा। तो हमारे पास गैमा होना चाहिए क्योंकि गैमा एज अ स्टेरिलाइजर यूज हो सकता है। गैमा की एनर्जी बहुत हाई होती है जिससे हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज जहाँ भाग होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज बेटा, क्या ये हमारे पास विद इन द बॉडी है? नहीं, ये हमारे पास आउटसाइड द बॉडी है। सही बेटा। तो हमारे पास सेवरल आवर्स होने चाहिए ताकि इतना इनफ टाइम हो कि हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज किल हो सके। ठीक है, सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कोई गॉडजिला नहीं मारना है हमें। ठीक है बेटा, जर्म्स एंड बैक्टीरिया मारना है। तो सी। ओके बेटा। Student predicts the effect of exposure on the radiation dose received from the ionizing radiation. Radiation dose measures the amount of ionizing radiation received by living organism. Which graph shows the correct trend of between the variable? Radiation dose versus exposure time में हमारे पास क्या आंसर सही होगा? तो बेटा जैसे जैसे आपका एक्सपोजर का टाइम बढ़ता जाएगा, जो रेडिएशन डोज आप रिसीव कर रहे हो
वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होनी चाहिए। सो दो ऑप्शन है जो इंक्रीज को शो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एंड दो, ये बी तो बोल रहा है कांस्टेंट रहेगी, डी बोल रहा है डिक्रीज होगी। आप जितना रेडिएशन के एक्सपोजर में होंगे आप उतनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट, आप जितना खाना खाते रहोगे उतनी फूड आपकी बॉडी में जाता रहेगा, सही बेटा। बट सी में बता रहे हैं जब टाइम जीरो है तब बॉडी के अंदर रेडिएशन क्यों है भाई? नहीं, ये गलत है, सही है। तो ये आंसर है। सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ हैज रेडियस r एंड पीरियड t। बेटा ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन क्या होती है, हमने तो पढ़ा है बेटा, v इक्वल टू 2 पाई r ओवर कैपिटल T। सही बेटा, 2 पाई r ओवर कैपिटल T, सी इज आवर करेक्ट आंसर। Comet moves around sun. Which statement describe the comet? The orbit is circular, नहीं बेटा, highly elliptical होता है, ठीक है बेटा। The orbit is elliptical with sun at the center, no. Sun is not at the center, yes. Let me show you. अगर ये हमारे पास सूरज अंकल है, ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये कॉमेट है। और पता है कॉमेट का हमने अच्छी तरह पता है ऑर्बिट कैसा होता है, हाईली इलिप्टिकल, while the center of this path is this, लेकिन सूरज देखो सेंटर में नहीं है, ठीक है बेटा। that is why we say that center of the comet is not the center of the sun। तो डी करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब बेटा हमसे क्या बोल रहे हैं कि गैलेक्सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। ओके, 60 मिलियन लाइट ईयर्स, सही है बेटा। द गैलेक्सी इज मूविंग अवे एट अ स्पीड of 1300 kilometer per second। One light year is about this much in kilometer, सही बेटा। There are 3.2 exponent 7 seconds in 1 year। Which expression can be used to estimate the age of the universe? अच्छा जी, तो एज ऑफ द यूनिवर्स इज टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस हमारे पास लाइट ईयर में कितना है, 60 मिलियन। तो 60 मिलियन क्या होता है बेटा, मिलियन होता है एक्सपोनेंट 6, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था स्पेस फिजिक्स के क्वेश्चंस में आपको यूनिट्स का बड़ा खेल करना होता है, ठीक है बेटा। तो 60 मिलियन ये टेक्निकल क्वेश्चन है। एंड बेटा लाइट ईयर से आप किलोमीटर में कैसे जाएंगे, तो एक लाइट ईयर की हमारे पास वैल्यू इन किलोमीटर क्या है, 9.5 इंटू 10⁻²। सही है बेटा। तो 60 मिलियन लाइट ईयर हैं और एक लाइट ईयर में 9.5 एक्सपोनेंट 12 किलोमीटर है। डिस्टेंस को हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब जरा टाइम को देखते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ पे यूनिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूनिट है हमारे पास किलोमीटर, सही है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम को देखो, हमने स्पीड को हमने डील करना है, तो स्पीड है हमारे पास 1300, यूनिट क्या है बेटा, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, हमें यूनिट्स को देख के चलना होता है। और बेटा एक सेकंड में हमारे पास कितना ड्यूरेशन, एक साल में कितने हमारे पास ओवरऑल सेकंड्स बिल्डअप होकर आ रहे हैं, तो 3.2 इंटू 10⁻⁷, सही बेटा, सेकंड। देखो सारे के सारे यूनिट्स बैलेंस हो रहे हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कट रहा है, सेकंड से सेकंड कट रहा है, ठीक है बेटा। तो अगर हम ओवरऑल देखें, कैलकुलेट तो नहीं करना, हमें एग्जैक्ट आंसर बताना है। तो हमारा आंसर होना चाहिए 6 एक्सपोनेंट 6, 9.5, 1300, 3.2, बी आंसर है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसको क्रॉस चेक करने का एक और तरीका है बेटा। एज ऑफ द यूनिवर्स क्या है, एज ऑफ द यूनिवर्स इज 14 बिलियन ईयर्स, ठीक है बेटा। जरा देखते हैं ये 14 बिलियन ईयर्स मिलकर आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करते हैं। 6t एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 9.5 एक्सपोनेंट 12, ठीक है बेटा, ओवर 1300 मल्टीप्लाई बाय 3.2 एक्सपोनेंट 7। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 1.37 इंटू 10⁻10 ईयर्स। बेटा इसको अगर मैं 13.7 एक्सपोनेंट 9 ईयर्स कर दूं तो क्या होगा बेटा, 13.7 एक्सपोनेंट 13.7 14 बन गया, और एक्सपोनेंट 9 क्या हो गया बेटा, बिलियन ईयर्स। तो देखो
करेक्ट आंसर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट पेपर। ठीक है, हम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, फिर आगे बढ़ते हैं।